हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल शबिश्ता नफीस पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नेपोलियन थर्ड की होम पॉलिसी जो थी। तो नेपोलियन थर्ड के बारे में बताना चाह रही हूँ, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। और मैं ऐसी ही सारी वीडियो हिस्ट्री की पूरी डालती रहूँगी आप लोगों के नॉलेज के लिए। तब तक चलिए स्टार्ट करते हैं नेपोलियन थर्ड की होम पॉलिसी के बारे में। तो नेपोलियन अगर थर्ड की बात की जाए तो मैं उसकी थोड़ा सा बायोग्राफी और की मतलब बैक साइड बता दे रही हूँ पूरी। तो फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे उसकी होम पॉलिसी। तो देखिए इसकी क्या थी जो तो नेपोलियन थर्ड का जो था, तो नेपोलियन तृतीय का जन्म 1808 में पेरिस में हुआ था। नेपोलियन का वो भतीजा था। कौन? नेपोलियन प्रथम जो आया था 1815 ईस्वी से लेकर 1799 ईस्वी में जब ये आया था नेपोलियन। तो जो इसको समझिए नेपोलियन प्रथम था, उसी के काल में ये आया, मतलब उसी का भतीजा था नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय यानी नेपोलियन का जो भाई था जोसेफ बोनापार्ट, उसी का बेटा है नेपोलियन तृतीय यानी नेपोलियन प्रथम का भतीजा। तो ये ट्रेन जो था ये 1808 में पेरिस में हुआ था और नेपोलियन का भतीजा था। नेपोलियन सेकेंड की मृत्यु के बाद फ्रांस में नेपोलियन दल का नेता नेपोलियन थर्ड बना। नेपोलियन के क्रांतिकारी विचारों ने इस लोकप्रिय बना दिया, यानी नेपोलियन जो थर्ड था उसकी क्रांतिकारी विचारों से उसे लोकप्रिय बना दिया था। तो 1840 में जब के बाद लुई नेपोलियन थर्ड का प्रसिद्धि के कारण 1848 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था यानी फ्रांस की क्रांति में राष्ट्रपति निर्वाचित के लिए 10 दिसंबर 1948 यानी 1848 को तय किया गया था, जिसमें नेपोलियन थर्ड को 54 लाख वोट जीतकर वहाँ के राष्ट्रपति यानी प्राइम मिनिस्टर में उसने ये वहाँ का प्रधानमंत्री हो गया था। ये मीन्स प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर मतलब हो गया था। और वहाँ उसने 18 ईयर तक उसने पूरा मतलब समझ लिए पूरा शासन उसने किया था। तो ये उसकी मतलब मैं इसका पूरा उसका बायोग्राफी उसकी क्या 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 सब थी तो ये मैं बता दी हूँ। तो उसके बाद चलिए है इनकी नेपोलियन की गृह नीति यानी नेपोलियन की जो है वो नेपोलियन थर्ड की होम पॉलिसी के बारे में बताया जा रहा है। तो नेपोलियन थर्ड की अगर होम पॉलिसी की बात बताएं तो ये देखिए, फर्स्ट है निरंकुश सत्ता के लिए दमन की नीति, यानी निरंकुश सत्ता के लिए दमन नीति अपनाई थी इसने। तो अपनी सत्ता को निरंकुश बनाने के लिए नेपोलियन तृतीय ने पहले दमन की नीति अपनाई। उसे गणतंत्रवादियों का दमन किया और समाजवादी उपद्रवों को कुचला। उसने प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी और उसने कठोर पुलिस व्यवस्था कर दी तथा गुप्तचर प्रणाली कायम की। उसने गुप्तचर का ऐसा जाल बिछा दिया कि छोटे से छोटी बात पर भी उसे ज्ञात होने लगी, छोटी सी छोटी बात भी उसे ज्ञात होने लगी। जब चारों तरफ से गुप्तचर पहुंच गए तो उनको सारी सूचना उनको मतलब जितनी इंफॉर्मेशन रहती थी सारी मतलब नेपोलियन थर्ड के पास पहुंच जाती थी। तो और उसने और अपनी आलोचना करने वालों को दमन में उसे सुविधा हो गई, यानी जो उसकी आलोचना करने वाले जो थे उसकी दमन करने की उसने सुविधा भी अपना ली थी। तो उसकी देखिए आर्थिक नीति क्या थी। तो नेपोलियन तृतीय ने श्रमिकों को या मजदूरों की दशा सुधारने के लिए प्रयत्नशील प्रयास किया। वह स्वयं को मजदूर का सम्राट कहा करता था, यानी वो स्वयं का समझ लीजिए मजदूर का सम्राट कौन मतलब अपने को कौन कहता था, तो ये नेपोलियन थर्ड था। तो मजदूरों की हड़ताल करने का अधिकार को भी स्वीकार कर लिया था, यानी मजदूर जो हड़ताल कर रहे थे उसको भी स्वीकार कर लिया था। और काम करते समय मजदूर को घायल होने की अवस्था में छुट्टी, चिकित्सा आदि की व्यवस्था की गई थी। यानी अगर जब मजदूर घायल हो जाते थे उनकी जो घायल अवस्था में उसको छुट्टी भी दे दी जाती थी और उसकी मतलब पूरे ट्रीटमेंट भी कर लिया जाता था। ऐसी उसने मतलब व्यवस्था लाई थी। और मजदूरों के लिए सहकारी समिति का गठन किया तथा उनके लिए मकान आदि बनवाए, यानी मजदूरों के लिए जो सहकारी समिति का संगठन किया था और उनके लिए मकान आदि भी सब बनवाए थे। मिल मालिकों श्रमिकों के संघर्षों को प्राथमिकता दी गई, अतः मजदूर वर्ग
सुखी हो गए तथा संघर्ष मिटने लगा था। यानी अगर आर्थिक नीति की बात की जाए तो वो पूरी तरह से वहाँ की जो पूरी तरह से वहाँ के लोगों की संतुष्टि प्राप्त हो गई थी और मजदूर वर्ग को, और पूरी तरह से समझिए आर्थिक न ज़्यादा कर वसूला जाता था। इस तरह से पूरी तरह से मजदूर वर्ग जो थे पूरी संतुष्ट हो गए थे। तो खैर आगे चलते हैं। तो आगे की बात होती है तो थर्ड पॉइंट है हम लोग का, तो लोक निर्माण नीति। तो उसने जो लोक निर्माण नीति में क्या हुआ था, तो नेपोलियन थर्ड के शासनकाल में सड़कों, नगरों और पुलों का निर्माण तो हुआ था ही, साथ में पेरिस और सेल्स लियांग की कई सुंदर इमारत बनवाई गई थी। पेरिस के मुख्य नगरों का निर्माण व मार्ग को चौड़ा किया गया, नई चौड़ी सड़कें बनवाई गई और अनेक सुंदर इमारतें बनाई गई। इसमें पेरिस के अनेक जितने थे, पेरिस का ओपरा हाउस, पेरिस का मुख्य बाजार आदि सब प्रमुख थे। उसके बाद इसके अतिरिक्त शहर में बाग लगवाए गए। इस प्रकार द्वितीय साम्राज्य की राजधानी कौन थी, तो पेरिस यूरोप का सबसे सुंदर वन एवं आकर्षक नगर बनवाए तथा कई सुंदर इमारतें भी बनवाई गई थी। यानी उसने अगर गृह नीति यानी इसकी होम पॉलिसी देखी जाए तो उसने मतलब लोक निर्माण के लिए भी कार्य किए थे कि सड़क चौड़ी करवा दी थी, नहरें बनवाई, पुलों का निर्माण करवाया, सड़क पूरी तरह से बनवाने लगे और किसानों के लिए भी संतुष्टि प्राप्त कर दी गृह नीति में उसने। तो शिक्षा संबंधित उसने क्या सुधार किए थे, तो नेपोलियन ने शिक्षा की उन्नति का पर्याप्त ध्यान दिया, लेकिन वो इस बात से सदा परेशान रहा करता था कि कहीं शिक्षा का प्रसार है राजतंत्र विरोधी वातावरण पैदा ना कर दे। अतः शिक्षा पर उसने कठोर प्रतिबंध लगाया और विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में साम्राज्य के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलाई गई। यानी जो उसमें विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जितने सब विद्यार्थियों के प्रति मतलब जितने भी टीचर जो भी रहते थे तो वो मतलब सम्राट के लिए मतलब पूरी तरह से शपथ लेते थे कि वो वफादार रहेंगे और इन्हीं विषयों पर अध्ययन होता था जो सरकार द्वारा स्वीकृत होते थे। यानी अध्ययन जो मतलब जो अगर उनकी लर्निंग की बात की जाए, जो भी पूरी बात सीखना रहता था कुछ भी, तो वो वही बताया जाता था जो सरकार द्वारा स्वीकृत होता था। तो अब निर्वाचन की बात होती है तो निर्वाचन नीति उसकी थी, यानी फिफ्थ पॉइंट इसकी निर्वाचन नीति है। तो नेपोलियन तृतीय निर्वाचन के प्रति बड़ी चतुराई से काम लिया। गांव की जनता अब भी सम्राट की भक्ति, अतः नगरों को अनेक निर्वाचन में विभक्त करके प्रत्येक क्षेत्र को पास के अनुदार गांव के साथ मिला दिया गया। इससे निर्वाचन में उदारवादी व्यक्तियों की सफलता नहीं मिल पाती थी। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता दी गई थी। यानी जो सरकारी कर्मचारी थे उनको मतलब चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर आज़ादी दे दी गई थी। और प्रांतों और नगरों में मेयर सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाते थे। यानी निर्वाचन की बात की जाए तो इसमें उच्च कर्मचारी जो थे, सरकारी कर्मचारी थे, उनको स्वतंत्रता मिल गई थी चुनाव लड़ने के लिए। और उसने मतलब गांव की जो जनता थी वो सम्राट के प्रति भक्त रहती थी, तो वो पूरी तरह से आसपास के क्षेत्र को गांव के साथ मिलाकर उनसे निर्वाचन किया रहते थे। और जो सिक्स्थ पॉइंट है तो स्थानीय शासन संबंधित उसकी नीति रहती थी। तो राष्ट्र प्रांतों में विभक्त था, जो वहाँ पर था राष्ट्र प्रांतों में विभक्त था उस समय। तो प्रांत में राजा के प्रतिनिधित्व प्रेफेक्ट करते थे। नगर में न्यायपालिका का विधान था, किंतु इसके अधिकार बहुत सीमित थे। नगर प्रशासन के लिए मेयर और डिप्टी मेयर की नियुक्ति राजा द्वारा होती थी। यानी जो नगर के प्रशासन के लिए मेयर थे और डिप्टी जो मेयर थे वो पूरी नियुक्ति कौन करता था, तो वो राजा करता था। राजा कौन था, नेपोलियन थर्ड जो था, उसी समय की ये बात हो रही है, तो वहाँ पे था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी जो फॉरेन पॉलिसी यानी नेपोलियन थर्ड की जो फॉरेन पॉलिसी है और उसका डाउनफॉल यानी उसका पतन कैसे हुआ था वो उसके बाद वो वीडियो मैं डालूंगी। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा और ये शेयर भी कर दिया करिए ताकि आप लोगों के साथ साथ और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।